नमस्ते, मेरा नाम प्रीति है। वेलकम बैक इन टुडेज लेसन। आज का लेसन होने वाला है कि हम कैसे आइल्स रीडिंग में सेंटेंस को मैच करके उसको कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन टाइप इतना कॉमन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको स्किप करें। ये क्वेश्चन एक्चुअली आता आपके थर्ड पैसेज में है जनरली, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें करने में काफ़ी दिक्कत आती है, बिकॉज एक तो वो प्रैक्टिस नहीं करते और उनको ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगता है। बट बिलीव मी, अगर आप थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपको कुछ इस तरह के दिखते हैं, जैसे आपके पास हाफ सेंटेंस दिए होंगे और जो रिमेनिंग हाफ सेंटेंस है वो आपके पास ऑप्शंस में दिए होंगे। आपको जो ये हाफ पार्ट है और ये हाफ पार्ट, इसको कनेक्ट करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जिसका एक सेंस बन रहा हो, और ये इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है टेक्स्ट में से। ये क्वेश्चन करने के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए वो चाहिए स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब हम इतनी बार ये वर्ड्स रिपीट कर चुके हैं कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है। उसके साथ साथ हमारे को सिनोनिम आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए, और ग्रामेटिकली भी अगर हमें बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है ग्रामर के बारे में, बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि व्हेन आई एम रीडिंग तो मेरा जो सेंटेंस है वो नेचुरल साउंड कर रहा है। इस क्वेश्चन टाइप को करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जो इजी वे है, अगेन मैं हर एक लेसन में आपको ये समझाती हूँ कि देखो, कोई भी एक जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको एक मेथड पिक करना है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, अडेप्ट करना है, पॉलिश करना है, वो आपके लिए बेस्ट बन जाएगा। मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मेरे लिए काम करता है और मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी काम करता है। सो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में जो कीवर्ड मार्क करते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कहाँ पे टेक्स्ट पे है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी। जब हमें लोकेशन कंफर्म होगी तो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कि इसमें आइडेंटिफाई मतलब क्या करना है मुझे, जो कंप्लीट सेंटेंस करना है वो कैसे कंप्लीट होगा, वो कॉज है, वो इफ़ेक्ट है, कोई एक्शन लेना है, क्या कैसे वो एक कंप्लीट सेंस बनाएगा। ये सब करते हुए हम कभी भी पहले ऑप्शंस नहीं रीड करते। जस्ट रिमेंबर कि जब आप ऑप्शंस रीड करते हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, और जब आप एक बार टेक्स्ट पे पढ़ने जाते हो तो आपको सारे ऑप्शंस वैसे ही याद नहीं रहते। तो इट्स बेटर दैट यू जस्ट लीव दोज ऑप्शंस देयर ओनली। आप सिंपली क्वेश्चंस को पढ़ो, लोकेट करो, वापस आओ, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, नाउ यू गो बैक टू योर टेक्स्ट, नाउ यू रीड थरली उन 2-3 लाइन्स को, 4 लाइन्स को, जितने में भी आपके कीवर्ड के बारे में लोकेशन है, मतलब इन्फॉर्मेशन है, उसको आप थरली पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। नाउ यू नो कि जो ये रिमेनिंग हाफ है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपको याद है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हमने सीखे थे तो हमने ऑप्शंस पे जाते जाते ही हमने एक मेथड अप्लाई किया था, विच इज़ एलिमिनेशन। उसमें हमने क्या किया था कि पहले हमने रॉन्ग जो ऑप्शंस थे उसको एलिमिनेट कर दिया था, सो दैट हम कंफ्यूज ना हो, एंड वी वर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस, राइट। इसमें भी आपने सेम करना है। आपके पास यूजुअली क्वेश्चन से ज़्यादा ऑप्शंस दिए होते हैं, तो पहले से भी चेक कर लो ये जो रॉन्ग ऑप्शन है ये हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, जो आपको लगता है कि ओके नाउ आई एम लेफ्ट विद 2 और 3 ऑप्शंस, इसमें से मैं कैसे चूज़ करूँ, तो अपने सिंपली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें क्या है? 1, अगर आपके ऑप्शन में वर्ड्स सेम मैच हो रहे हैं, कुछ वर्ड्स मैच हो रहे हैं, सिनोनिम्स नहीं, एग्जैक्टली कुछ वर्ड्स वहाँ से टेक्स्ट से उठा के वो लिख दिए गए हैं, वो जनरली ट्रैप होगा, कंफ्यूजिंग होगा, और यू नो वी पीपल एक्चुअली फॉल फॉर दोज काइंड ऑफ ऑप्शंस। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ वर्ड्स ही मैच कर रहे हैं, वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, इरेलीवेंट होती है, तो आपने वो एलिमिनेट करना है, उसके लिए आपने फॉल नहीं करना है। सेकेंड चीज़ अपनी ध्यान रखनी है कि जो ऑप्शन आप पिक करते हो वो उसके जो आपके वर्ड्स होंगे उसके सिनोनिम्स आपके पास टेक्स्ट में होंगे। जब आप वो कर लेते हो, चेक कर लेते हो, हैबिट डेवलप करते हो चेक करने की, तो आपके जो आंसर्स है वो एक्यूरेट ही निकलेंगे। मे बी जब आप शुरू में ही प्रैक्टिस कर रहे हो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, बट जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे, हैबिट डेवलप करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली जब आप आंसर चूज़ करोगे आप देखोगे ही ऐसे कि जो मैं चूज़ कर रही हूँ उसका मेरे पास पीछे सिनोनिम होना चाहिए। ये करने के बाद अपनी थर्ड चीज़ जो करनी है वो ये कि जो आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, जब आप उसको पूरा सेंटेंस के साथ पढ़ो तो आपको वो पढ़ने में नेचुरल लगना चाहिए। अगेन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपको ग्रामर की बहुत डिटेल में नॉलेज नहीं है तो भी आपको ये पता चल जाता है यार ये पढ़ने में ना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। क्यों नहीं बन रही माइट नॉट बी क्लियर टू यू, बट आपको ये समझ में आता है सेंस नहीं बन रही है, बस आपने उस गट फीलिंग पे रिलाई करना है, ठीक है। हम यही चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस देखेंगे करके, एंड आई होप दैट इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू डू। आइए शुरू करते हैं।
लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग A to G। अगर आप देखें क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं 32 to 37 और वहाँ पे दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ आइडियाज़ इनसे जिनसे आपको मैच करना है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन में कीवर्ड मार्क करना है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, साइमन कॉल्टन सेज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द लॉन्ग टर्म व्यू व्हेन। कीवर्ड क्या होगा ना, साइमन कॉल्टन मुझे इजीली मिल जाएगा। फाइन, मैंने मार्क किया एंड आई वेंट टू माई पैराग्राफ और मैंने पैराग्राफ में जाके देखा कहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है रिसर्चर्स लाइक कोल्टन। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। आई जस्ट नॉट रीड, नाउ आई गो टू क्वेश्चन। क्वेश्चन पे जाके मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगी, समझने की कोशिश करूँगी इसमें क्या ढूंढना है, आइडेंटिफाई क्या करना है। उससे बोला ये इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना द लॉन्ग टर्म व्यू व्हेन, जब हम क्या कर रहे हैं, जब मतलब उसके आगे कुछ हम जब कोई एक्शन ले रहे हैं, जब कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमें किसी चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम गए अपने लोकेशन पे, हमने रीड किया, वहाँ लिखा है रिसर्चर्स लाइक कोल्टन डोंट बिलीव इट इज़ राइट टू मेजर machine creativity directly to that of humans who have had millennia to develop our skills. Others though are fascinated. Others मतलब दूसरे researchers, तो मुझे तो सिर्फ कॉल्टन तक ही स्टिक रहना है। दैट मीन्स मुझे लाइन को ही एक बार छोटे छोटे पीसेस में समझना है करके। तो वहाँ पे देखो लिखा है कॉल्टन डोंट बिलीव इट इज़ राइट टू मेजर। तो उसका ये मानना है कि ये सही तरीका नहीं है कि हम मशीन की क्रिएटिविटी, जो मशीन की आर्टिस्टिक एबिलिटी है, उसको जो है मेजर करें दैट ऑफ ह्यूमंस के साथ हम कंपेयर करें, जिसके पास हु क्या है, हमारे पास एक रेफरेंस है, जिसके पास रिलेटिव प्रोनाउन है, सॉरी, ह्यूमंस हु हैव हैड मिलेनिया टू डेवलप आवर स्किल्स, जिनके पास मिलेनिया मतलब 1000 साल था, 1000 साल का पीरियड था अपने स्किल्स को डेवलप करने का। तो वो बोल रहे हैं कि ये इट्स नॉट राइट नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि साइमन कॉल्टन सेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म जब हम क्या कर रहे हैं। तो अगर अभी हम ऑप्शन पे ना आ जाए, हम अपने आप से पूछें जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि ह्यूमन और मशीन की क्रिएटिविटी को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इतनी क्लैरिटी होगी। ऑप्शंस पे आते हैं, एलिमिनेशन शुरू करते हैं। जनरेटिंग वर्क दैट वॉज वर्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन्स। जब हम जनरेट कर रहे हैं वर्क, पर यहाँ तो हम कोई वर्क क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं उनको जब मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। नोइंग वेदर इट वॉज द वर्क ऑफ ह्यूमन और सॉफ्टवेयर, कि हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन ने बनाया है या सॉफ्टवेयर ने बनाया, ये तो है ही नहीं, बनाने की तो भी बात ही नहीं हुई है। प्रोड्यूसिंग वर्क एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द इमेजिनेशन ऑफ इट्स क्रिएटर, सिर्फ ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं और वर्क को जनरेट कर रहे हैं, हमने वो भी नहीं किया। हमने तो बोला क्रिएटिविटी कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन्स और मशीन की। Comparing the artistic achievements of humans and computers. Maybe I'll just keep this an option. So भी A से लेकर D तक मुझे सिर्फ D ऑप्शन लगा। E, revealing the technical details of his program. उसके अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। Persuading the public to appreciate computer art. लोगों को उन्होंने बोला, कन्विंस करने की कोशिश करी कि जो कंप्यूटर ने आर्ट बनाया है आप उसको अप्रिशिएट करें, एक्सेप्ट करें, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। डिस्कवरिंग दैट इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कि उसको ये पता चला, नो नथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, डी, कंपेयरिंग द आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन एंड कंप्यूटर। ऑलराइट, मैंने एक ऑप्शन पिक कर लिया, बट हमने 3 थिंग्स जो हमने ध्यान रखनी है वो, सबसे पहली चीज़ कि क्या यहाँ पे सेम वर्ड्स तो नहीं मैंने पिक कर लिए। मैंने अपने ऑप्शन को दोबारा चेक किया, पीछे टेक्स्ट में जाके वहाँ लिखा है मेजर मशीन क्रिएटिविटी डायरेक्टली टू दैट ऑफ ह्यूमन्स, तो कंपेयर द आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन एंड कंप्यूटर नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर कंपेयर करना, वहाँ पे लिखा है मेजर करना, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है आर्टिस्टिक अचीवमेंट, वहाँ पे लिखा है क्रिएटिविटी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ ह्यूमन्स एंड कंप्यूटर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन्स एंड मशीन्स। तो जो हमने ऑप्शन पिक किया वो पैराफ्रेज्ड है, तो हमें कंफर्म हो गया कि आंसर तो डी ही होना चाहिए, ठीक है। और जब हम सेंस भी बना रहे हैं, पूरी लाइन भी इकट्ठा पढ़ रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो मेकिंग सेंस। लेट्स रीड। साइमन कॉल्टन सेज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द लॉन्ग टर्म व्यू व्हेन कंपेयरिंग द आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन्स एंड कंप्यूटर्स, राइट। लेट्स ट्राई सेकंड वन। इट सेज डेविड कोप्स EMI सॉफ्टवेयर सरप्राइज्ड पीपल बाय। समझने की ज़रूरत नहीं है, टाइम मत वेस्ट करो ना, हमने ऑप्शन चेक करने हैं पहले। सीधा अपना देखा कीवर्ड क्या है, डेविड कोप। ओके, लेट्स गो बैक। और क्योंकि हमें मोस्टली सीक्वेंस में मिल जाते हैं तो ये नेक्स्ट ही होना चाहिए। तो जब हमने स्किम एंड स्कैन किया तो हम सेकंड लाइन से स्किमिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो हमने सब पढ़ी हुई है।
यहाँ पे लिखा हुआ है अदर्स दो आर फैसिनेटेड बाय द प्रोस्पेक्ट दैट अ कंप्यूटर माइट क्रिएट समथिंग एज ओरिजिनल एंड सटल एज आर बेस्ट आर्टिस्ट. So far, only one has come close. Composer David Cope invented a program called Experiments in Musical Intelligence or EMI. मिल गया. अब वापस क्वेश्चन पे जाते हैं. पढ़ूंगी कैसे मैं, मतलब मैं टेक्स्ट को पढ़ती रहूँ, मुझे पता ही नहीं मुझे ढूंढना क्या है. तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेविड कोप्स EMI सॉफ्टवेयर सरप्राइज्ड पीपल बाय. उन्होंने लोगों को सरप्राइज किया जो सॉफ्टवेयर था. बाय क्या एक्शन करके, किस चीज़ से लोग जो है सरप्राइज हुए थे. तो हम तब तक पढ़ेंगे जब तक हमें वर्ड सरप्राइज का सिनोनिम नहीं मिलता और हमें ये नहीं पता चलता वो सरप्राइज कैसे हुए थे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अगैन. लेट्स रीड स्लोली एंड ऑल्सो ट्रांसलेट. कंपोजर डेविड कोप्स इन्वेंटेड अ प्रोग्राम कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन म्यूजिकल इंटेलिजेंस और EMI. उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया. नॉट ओनली डिड EMI क्रिएट कॉम्पोजिशंस इन कोप स्टाइल. जो ये आपका एक्सपेरिमेंट इन म्यूजिकल इंटेलिजेंस था, उसने सिर्फ कॉम्पोजिशन जो बनाई वो इसके स्टाइल में ही नहीं बनाई, बट ऑल्सो दैट ऑफ द मोस्ट रिवर्ड क्लासिकल कंपोजर्स इंक्लूडिंग, आपके पास 3 नेम्स दे दिए. तो उन्होंने बोला कि सिर्फ जो पॉपुलर क्लासिकल कंपोजर थे उनके भी जो काम है वो भी उन्होंने बनाए. ऑडियंसेस वर मूव्ड टू टीयर्स एंड EMI even fooled classical music experts into thinking they were hearing genuine Bach. ठीक है. तो नॉट एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड हाउएवर. ये आगे चले की इन्फॉर्मेशन हमने फुल स्टॉप तक देखना है. तो हमें क्या समझ में आया कि डेविड कोप जो है वो लोग सरप्राइज क्यों हुए थे. पहले तो देखो सरप्राइज के लिए सरप्राइज एक इमोशन होता है. तो मेरे पास इमोशनली कौन कौन से वर्ड है. एक तो है मूव्ड टू टीयर्स और दूसरा है फूल्ड. क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि जो वो म्यूज़िक सुन रहे हैं वो किसी म्यूज़िक कंपोजर का है, लेकिन वो बना कौन रहा था. वो तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना रहा था. एक बार दोबारा इसको रीड करके देख लीजिए. वहाँ लिखा है नॉट ओनली डिड EMI क्रिएट कॉम्पोजिशंस इन कोप स्टाइल बट ऑल्सो दैट ऑफ मोस्ट रिवर्ड क्लासिकल कंपोजर्स. ऑडियंसेस वर मूव टू टीयर्स एंड EMI इवन फूल्ड क्लासिकल म्यूजिक एक्सपर्ट्स इनटू थिंकिंग. सोचने पे उनको ये मजबूर कर दिया, या उन्हें ये लगा, उन्होंने ये सोचा एक्सपर्ट्स ने दैट वो एक जेन्युइन म्यूजिक कॉम्पोजिशन सुन रहे हैं. ठीक है. तो हमें समझ में आया है कि सरप्राइज क्यों थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक जेन्युइन कॉम्पोजिशन वर्क सुन रहे हैं. ओके, लेट्स गो टू ऑप्शन. लेट्स स्टार्ट एलिमिनेटिंग. बाय जनरेटिंग वर्क दैट वाज वर्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमंस. इनडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस पता कर लेना, डिफरेंट होना. इनडिस्टिंग्विशेबल जो जिसमें हमें डिफरेंस ना पता चले. हो सकता है कि हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा था कि वो ह्यूमंस ने बनाया या प्रोग्राम ने बनाया. वील कीप दिस एज एन ऑप्शन. नोइंग वेदर इट वाज द वर्क ऑफ ह्यूमंस और सॉफ्टवेयर. लोगों को पता थोड़ी था, उनको तो ये लग रहा था कि ये ह्यूमंस का है. उन्हें ही थोड़ी पता था कि ये सॉफ्टवेयर ने बनाया है. प्रोड्यूसिंग वर्क एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द इमेजिनेशन ऑफ इट्स क्रिएटर. ऐसा भी नहीं है. डी हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है. रिवीलिंग द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ हिज प्रोग्राम. उसने अपने प्रोग्राम को कहाँ एक्सप्लेन किया. नथिंग. परसुएडिंग द पब्लिक टू अप्रिशिएट कंप्यूटर आर्ट. कंप्यूटर आर्ट तो उन्होंने पब्लिक को तो परसुएड करा ही नहीं. लोगों को तो पता ही नहीं था ये कंप्यूटर आर्ट है. लोगों के हिसाब से तो ये किसने बनाया है, म्यूजिकल कंपोजर ने बनाया है. डिस्कवरिंग दैट इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम. ये पता चल गया था कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम ने बनाया है. उन्हें नहीं पता चला था. रिमेंबर हमने क्या रीड किया कि दे वर फूल्ड इनटू थिंकिंग दैट इट इज कंपोज्ड बाय सम क्लासिकल कंपोजर. ठीक है. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ए. अब अगैन क्या चेक करना है कि जो हमने ऑप्शन चूज़ किया है उसको हमने पैराफ्रेज करके देखना है. यहाँ लिखा है जनरेटिंग वर्क दैट वाज वर्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल. वहाँ लिखा है क्रिएट कॉम्पोजिशंस. ठीक है. क्रिएट, जनरेट करना, कॉम्पोजिशंस वर्क दैट वाज वर्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसे हमें पता नहीं चलता, फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमंस. और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट moved to tears and EMI even fooled classical music experts into thinking that they were hearing genuine Bach. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है that indistinguishable from that of humans. Humans की जगह वहाँ पे नाम लिखा हुआ है. So yes, I'll just keep this as my option. Now let's practice third one. यहाँ लिखा है Gerald Wiggins criticized Cope for not. कोप ने कोई चीज़ नहीं करी है. हमें देखना उसने क्या चीज़ नहीं की है. और पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ कीवर्ड पे फोकस करेंगे विच इज़ द नेम. हम देखते हैं अगैन नेक्स्ट होना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए. तो वहीं पे जहाँ पे हमने पढ़ा, छोड़ा था पढ़ना, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सम सच एज विगिन्स. विगिन्स क्या है, सेकेंड नेम है. ठीक है, मिल गया. अब हमने क्या करना है, देखना है कि उसने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. क्रिटिसाइज्ड कोप फॉर नॉट. आई हैव टू लुक फॉर वर्ड्स विच इज क्रिटिसाइज्ड.
क्या नहीं करने के लिए क्रिटिसाइज किया? इट्स रीड, यहाँ लिखा हुआ है, सम सच एज विगिन्स हैव ब्लास्टेड कोप्स वर्क एज सूडो साइंस एंड कंडेम्ड हिम फॉर हिज डिलिबरेटली वेग एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द सॉफ्टवेयर वर्कड। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट हु डज नॉट अंडरस्टैंड ब्लास्टेड का मतलब, पर मुझे ब्लास्टेड समझ में आता है कि कोई चीज़ ब्लास्ट होती तो इट्स नॉट दैट पॉजिटिव वर्ड नहीं है, मैं ऐसे लेकर के चल रही हूँ। सूडो साइंस का मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे वेग एक्सप्लेनेशन पता है कि क्लियर नहीं है। तो मुझे ये सब वर्ड्स को रिलेट करके ये समझ में आया कि विगिन्स के हिसाब से कोप ने ना अपनी जो एक्सप्लेनेशन नहीं दी है कि उसका सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। आई कम बैक टू द वर्ड मीनिंग लेटर ऑन। राइट नाउ आई एम डूइंग एज अ स्टूडेंट हु डज नॉट रियली नो ऑल द मीनिंग्स। तो मुझे रफली ये समझ में आ रहा है कि विगिन्स ने कैसे क्या किया, उसने कोप को ब्लास्ट किया, क्रिटिसाइज किया कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो वेग है, और एक्सप्लेनेशन किसके बारे में? सॉफ्टवेयर के बारे में। तो 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, सॉफ्टवेयर के बारे में और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऑप्शंस पे जाते हैं, आइए लेट्स स्टार्ट एलिमिनेटिंग। ए हमारा ऑलरेडी आंसर है, बी देखते हैं, नोइंग वेदर इट वाज द वर्क ऑफ ह्यूमंस और सॉफ्टवेयर। उसको नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ह्यूमन काम कर रहा है ही नहीं, हमने वी डिड नॉट रीड दिस। प्रोड्यूसिंग वर्क एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इमेजिनेशन ऑफ इट्स क्रिएटर, उस क्रिएटर ने करा, इमेजिनेशन पे डिपेंड करता था। नो, स्टिक टू हमने क्या पढ़ा? सॉफ्टवेयर और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। कंपेयरिंग, डी हमारा ऑलरेडी आंसर है। रिवीलिंग द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ हिज प्रोग्राम, टेक्निकल डिटेल्स ऑफ हिज प्रोग्राम्स मे बी। परसुएडिंग द पब्लिक टू अप्रिशिएट कंप्यूटर आर्ट, कि उसने लोगों को कन्विंस नहीं किया। नो। डिस्कवरिंग दैट इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, उनको ये पता चला, विगिन्स को ये पता चला कि जो उसका काम है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का है, उसकी नॉट डिस्कवरिंग। कोप को ये पता नहीं था, कोई सेंस भी नहीं बने ना, फॉर नॉट डिस्कवरिंग दैट इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। हमने को तो ये देखना है कि उसको किस लिए हमने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज इसलिए किया जो हमने वर्ड्स पढ़े थे, एक्सप्लेनेशन एंड सॉफ्टवेयर। अगर आप देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ है रिवीलिंग द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ हिज प्रोग्राम, ई ऑप्शन जो है। पैराग्राफ पे जाइए, पैराग्राफ पे देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है हैव ब्लास्टेड कोप्स हाउ work as pseudoscience and condemned him for his deliberately vague explanation of how the software worked. Revealing का मतलब हो गया आपके पास create करना, show करना, explain करना, the technical details, details मतलब हो गया explanation of his program, program मतलब हो गया software. So our option is E. Let's come to your next option, next question. इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि Douglas Hofstadter claimed that EMI was, जो ये डुगल्स हैं इसके हिसाब से EMI क्या था? claimed। तो नाम देख लेते हैं, वो बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में ही है, मिल गया क्वेश्चन पे कि इसके हिसाब से EMI क्या है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मीनवाइल डुगल्स Hofstadter of Indiana University said EMI created replicas which still rely completely on the original artist's creative impulses. When audiences find out, अभी हमें ऑडियंस के बारे में तो पता ही नहीं करना ना, हमें तो इसका पर्सन का जो है उसने क्या बोला वो देखना है। उसने said मतलब हो गया claimed, क्या बोला कि जो EMI created replicas, replicas का मतलब होता है कॉपीज, which still rely मतलब निर्भर करती है, डिपेंड करती है completely on the original artist's creative impulses, आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी पे, उसकी इमेजिनेशन पे वो रिलाई करती है। हमने ऐसा ऑप्शन पढ़ा है, कौन सा वाला पढ़ा है कि वो क्रिएटिव की उस इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। डायरेक्टली गो टू योर सी ऑप्शन एंड देन यू जस्ट चेक योर आंसर। प्रोड्यूसिंग की जगह लिखा हुआ है क्रिएटेड, वर्क की जगह लिखा हुआ है रेप्लिकास, एंटायरली डिपेंडेंट की जगह लिखा है रिलाई कम्प्लीटली, इमेजिनेशन की जगह पे लिखा हुआ है क्रिएटिव इम्पल्सेस, क्रिएटर की जगह लिखा हुआ है ओरिजिनल आर्टिस्ट। तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी हम ऑप्शन पिक करते हैं उसके हमारे पास सिनोनिम्स दिए हुए होते हैं, सेम डायरेक्ट वर्ड्स नहीं मैच करने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फिफ्थ अपने ऑप्शन पे, प्रोबेबली लास्ट ऑप्शन वी विल टेक। इसमें लिखा हुआ है ऑडियंसेस हु हैड लिसन टू EMI's म्यूजिक बिकेम एंग्री आफ्टर, किसी एक्शन का रिजल्ट था कि वो एंग्री हो गए थे। तो हमने देखना है वो एंग्री क्यों हुए थे, तो हमने सिनोनिम भी किसका फाइंड आउट करना है? एंग्री का। लेकिन मेरा कीवर्ड क्या है? ऑडियंसेस। ऑडियंसेस कहाँ लिखा है? जहाँ हमने पढ़ना छोड़ा था, लास्ट थर्ड लाइन में आता है। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ऑडियंसेस फाउंड आउट द ट्रूथ दे वर ऑफन आउटरेज्ड विद कोप। आउटरेज्ड इज एंग्री, वो एंग्री क्यों थे?
और ट्रूथ क्या पता चला उनको, कोप का क्या था बेसिकली, जो कोप ने म्यूजिक क्रिएट किया था। अगर आप ऊपर से पढ़ते आ रहे हो और कोप वाली लाइन अगर आप दोबारा पढ़ लो, अगर आप भूल गए हो तो लेट्स एक बार रीड कर लेते हैं, जहाँ पे 1 2 3 4 आई थिंक थर्ड या फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है, कंपोजर डेविड कोप इन्वेंटेड अ प्रोग्राम कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन म्यूजिकल इंटेलिजेंस और EMI। तो जो म्यूजिक किसने क्रिएट किया था, EMI ने। तो ट्रूथ क्या पता चला ऑडियंसेस को, ऑडियंस को तो फूल किया गया था ना, उनको क्या लग रहा था कि ये कंपोजर्स ने बनाया है। तो जब ऑडियंसेस को ट्रूथ पता चला, दे वर ऑफन आउटरेज विद कोप एंड वन म्यूजिक लवर इवन ट्राइड टू पंच हिम। ठीक है, राइट, गुस्से थे, क्यों गुस्से थे, क्योंकि उनको ट्रूथ पता चल गया था। ट्रूथ क्या पता चल गया था कि जो म्यूजिक बनाया वो किसने म्यूजिक बनाया है, वो बनाया है कंप्यूटर प्रोग्राम ने। तो ऑडियंसेस हु हैड लिसन टू EMI's म्यूजिक बिकेम एंग्री आफ्टर, कब, जब उन्हें क्या पता चला था। वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन जो है आई थिंक बी, नोइंग वेदर इट वॉज वर्क ऑफ ह्यूमन्स और सॉफ्टवेयर। ह्यूमन्स का तो बना ही नहीं था ना, बनाया ही सारा EMI ने था, बनाया ही सारा सॉफ्टवेयर ने था, तो ह्यूमन्स वाला तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, डेट बी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ई देखेंगे, रिवीलिंग द टेक्निकल डिटेल्स, ये हमारा ऑलरेडी आंसर हो चुका है, राइट। फिर एफ, परसुएडिंग द पब्लिक टू अप्रिशिएट कंप्यूटर आर्ट, कि उसने आफ्टर परसुएडिंग उनको कन्विंस किया था, ये भी नहीं है। डिस्कवरिंग दैट इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यस। कैसे, डिस्कवरिंग की जगह लिखा हुआ है उनको फाउंड आउट, उन्हें ही पता चला था कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, म्यूजिक है, ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा था, EMI। सो देयरफॉर जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, जी। आई थिंक ये 5 एग्जाम्पल्स लेने के बाद हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है। सेम टेक्स्ट पे जाना है, कीवर्ड लोकेट करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वापस टेक्स्ट पे जाके टाइम लगा के अच्छे से ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड करके ऑप्शन जब हम चूज़ करेंगे तो ऑप्शन चूज़ करते वैसे अपने ध्यान रखना है कि सेम वर्ड्स नहीं पिक करें, जो ऑप्शन हम पिक कर रहे हैं उसके वहाँ पे सिनोनिम्स होने चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अभी भी क्लियर नहीं है, लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू बेटर, मे बी मोर प्रैक्टिस। और आपको लगता है कि इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बॉदर कर रहा है, जो आपको क्लियर नहीं है, do write to me, I'll try and cover that as well. Thank you for being here today.